कल हम अपने मुख्य चुनाव आयुक्त को ढूंढ रहे थे, वो तो मिले नहीं। बीजेपी का एक नया प्रवक्ता और मिल गया। शुक्रिया। फिर क्या देखते हो? वही तो देखकर तो किया है। किसके इशारे पर किया है? और आज भी किसके इशारे पर उन्होंने कल पत्रकार परिषद की? अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का वोट बिहार में बन गया। क्या कार्रवाई किया आपने? कुत्ते का निवास प्रमाण पत्र बिहार में बन गया। क्या किया आपने? क्या किया आपने? के समय में वो अपनी विश्वसनीयता को बढ़ाए, लेकिन आज मुख्य चुनाव आयोग जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, वो ही सबसे बड़े चुनाव आयोग के शत्रु बन गए। नमस्कार दोस्तों, ये जो बयान आपने सुने हैं, ये सोमवार को विपक्ष की ओर से कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया जो दिल्ली में है, वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए गए बयान हैं। और इन बयानों से कम एक बात तो सामने आती है कि विपक्ष के नेता रविवार को चुनाव आयोग की ओर से किए गए प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उनके मन में तो कोई शंका नहीं है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस निष्पक्ष चुनाव आयोग का कम, भारतीय जनता पार्टी से प्रभावित चुनाव आयोग का ज़्यादा था। और शायद इसलिए सोमवार के दिन या रविवार से ही सोशल मीडिया पर जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, उन्हें लेकर एक तस्वीर सामने आ रही है। और इस तस्वीर को अगर आप देखें तो इसमें ज्ञानेश कुमार को भारतीय जनता पार्टी के शॉल में देखा जा सकता है। इसकी वजह यह है कि जो ज्ञानेश कुमार की ओर से रविवार को तमाम तर्क दिए गए, जिसमें कोई तर्क लोगों को नज़र नहीं आया, उसके बाद इनकी निष्पक्षता को लेकर सवाल उठने लगे। और एक सवाल इसी को लेकर सोमवार से फिर से उठने लगा कि क्या विपक्ष इसे लेकर या चुनाव आयोग को लेकर और भी आक्रामक होते हुए नजर आएगा। सोमवार के दिन हमने संसद में विपक्ष की ओर से लगातार प्रदर्शन देखा और उसके बाद एक सवाल उठने लगा कि क्या विपक्ष की तैयारी है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन लाने की। इसे लेकर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा गया तो विपक्ष के नेताओं ने ये बात ज़रूर कही कि हमारे सामने सभी जो एक तरीके से दरवाजे हैं वो खुले हुए हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन लाया जाए, तो उस पर कुछ खुलासा करेंगे कि आर यू सीरियस अबाउट मूविंग दिस? हम लोग अगर सब इकट्ठा आपके समक्ष आए हैं तो ग्रेडेड रिस्पांस देखिए, तमाम संसदीय और कानूनी विकल्प खुले हुए हैं, उनका इस्तेमाल होगा। दर्शकों, सोमवार को चुनाव आयोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद विपक्ष को इसलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा क्योंकि उन्हें लगा था कि जब 7 अगस्त को राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि कैसे वोटों की चोरी होती है, कैसे एक ही विधानसभा क्षेत्र में 1 लाख से ज़्यादा फर्जी वोटर्स ऐड किए गए, उसका जवाब चुनाव आयोग की ओर से दिया जाएगा, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मसलन के तौर पर एक उदाहरण से हम शुरुआत करते हैं। सीसीटीवी फुटेज को लेकर जब उनसे सवाल पूछा गया, आपने देखा होगा कि उनकी ओर से कहा गया कि सीसीटीवी फुटेज हम कैसे दे सकते हैं, उसमें महिलाओं के और जो तमाम वोटर्स हैं उनके निजता का, उनके प्राइवेसी का उस तरह एक तरीके से उल्लंघन हो जाएगा, तो आप सीसीटीवी फुटेज कैसे मांग सकते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि इसी सीसीटीवी फुटेज के चलते हमने देखा कि चंडीगढ़ मेयरल इलेक्शन जब हो रहा था तब कैसे चुनाव आयोग के ही अधिकारियों की ओर से धांधली की जा रही थी और सीसीटीवी फुटेज की वजह से ही सच्चाई सामने आई थी। ये वही सीसीटीवी फुटेज है जो चुनाव लड़ने वाले और चुनाव हारने वाले लोगों को 45 दिनों तक दिया जाता है, लेकिन जब इसकी मांग विपक्ष की ओर से अब की जा रही है तब ये कहते हैं कि हम सीसीटीवी फुटेज नहीं दे सकते हैं। याद रखिएगा, इससे पहले के जो चीफ इलेक्टोरल कमिश्नर थे, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे राजीव कुमार, उनसे जब इसके बारे में सवाल पूछा गया था, जब वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, वो शेरो शायरी बहुत करते थे, तब उन्होंने कहा था कि 8-8 घंटे का फुटेज भी अगर आप देखेंगे तो ना जाने कितने दिन कितने साल लग जाएंगे पूरे सीसीटीवी देखने के लिए, खंगालने के लिए, और इसलिए हम नहीं देते हैं। लेकिन अब जो नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं दर्शकों, उनकी ओर से कहा जाता है कि आपके बहनों के, आपके माताओं की तस्वीरें वहाँ पर हैं, तो क्या ये उनके निजता का उल्लंघन नहीं है? दर्शकों, क्या इसमें कोई सेंस बनता है? इस मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं सवाल एक पत्रकार को इसलिए भी उठाना चाहिए क्योंकि जिस दिन वोटिंग होती है, हमारे जैसे कई पत्रकार हर एक पोलिंग बूथ पर जाते हैं, वहाँ पर लाइन लगाने वाले लोगों की तस्वीरें लेते हैं, जब लोग वोट करके आते हैं तब उनके वोट्स को हम दिखाते हैं और एक फुटेज आपके सामने टीवी के ज़रिए पेश किया जाता है। ऐसे में क्या ये एक उनके निजता का उल्लंघन नहीं है? तब तो आप इसके खिलाफ नहीं कहते हैं, लेकिन जब हम बात करते हैं या सवाल उठाते हैं और अगर आप कहेंगे कि ये निजता का उल्लंघन है दर्शकों, तो क्या सवाल नहीं उठाया जाएगा? सबसे पहले आप समझिए कि सबसे ज़्यादा सवाल विपक्ष की ओर से इस जो अभी के चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उन्हें लेकर क्यों उठाया जा रहा है। याद रखिए, कुछ महीने पहले भारतीय जनता पार्टी ने एक नियम में बदलाव किया।
पहले जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, जो चुनाव आयोग के अध्यक्ष होते हैं, उनका चयन 3 लोग मिलकर करते थे, प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उनके तमाम जो गठबंधन में लोग हैं, उन्होंने इस नियम में बदलाव लाया। जो सीजेआई इसमें शामिल थे उसे हटाया और यह तय किया गया कि प्रधानमंत्री, सरकार के एक और बड़े मंत्री और नेता विपक्ष मिलकर तय करेंगे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बनेगा। अब जाहिर सी बात है कि जो सत्ता में होंगे वो अपने ही किसी पसंदीदा को चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाएंगे। और जब ये नियम बदला गया और उसके बाद पहला जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया वो यही है ज्ञानेश कुमार, जो अब विपक्ष को लेकर, राहुल गांधी को लेकर ये कहते हैं कि 7 दिन में राहुल गांधी या तो एफिडेविट दे या फिर लोगों से माफ़ी मांगे। ये वो बयान है जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं और उसी तरह के बयान अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ओर से कहा जा रहा है। याद रखिएगा, अनुराग ठाकुर की ओर से भी चुनाव आयोग को लेकर या वोट चोरी को लेकर सवाल पूछे गए, लेकिन तब ज्ञानेश कुमार की ओर से इस तरह के बयान सामने नहीं आए। वो इस तरह के कड़े शब्द इस्तेमाल करते हैं, किसके खिलाफ? नेता विपक्ष के खिलाफ। और ये वही ज्ञानेश कुमार हैं दर्शकों, जिन्होंने रविवार को कहा कि समाजवादी पार्टी की ओर से तो उन्हें एफिडेविट मिली ही नहीं थी। अखिलेश यादव ने इसे लेकर ट्वीट किया और फिर सोमवार को हमने देखा कि कैसे राम गोपाल यादव ने इस पूरे मुद्दे पर बातचीत की और बताया कि कैसे न केवल एफिडेविट दिया गया था, एफिडेविट के सबूत भी उन्होंने सोमवार को पेश किए। कि 2022 के उत्तर प्रदेश के चुनाव के वक्त जब अखिलेश यादव ने ये कहा कि समाजवादी पार्टी के समर्थकों के बड़े पैमाने पर वोट काटे गए हैं, तो इलेक्शन कमीशन ने एक नोटिस दिया कि आप इसको बताइए। तो 18,000 मतदाताओं के एफिडेविट दिए गए इलेक्शन कमीशन को, जिसकी सारी रसीदें भी थीं। और आपको आश्चर्य होगा कि एक भी उस एफिडेविट पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। जो इलेक्शन कमीशन रोज़ाना राहुल गांधी जी से एफिडेविट मांग रहा है, उस इलेक्शन कमीशन को हम 2022 में 18,000 गलत तरीके से काटे गए वोटों के एफिडेविट दे चुके हैं। इस तरह के एफिडेविट हैं, उसकी सब रसीदें हैं। दर्शकों, सोमवार को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ वो बहुत महत्वपूर्ण था। उसमें आप देखेंगे कि तमाम विपक्ष के जो लोग हैं वो अब भी हार मानते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तमाम तरीके के सवाल पूछे गए। सवाल मनोज कुमार झा की ओर से भी पूछा गया, जब उन्होंने कहा कि रविवार के दिन जब राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार में वोट चोरी को लेकर या फिर लोगों के नाम, 65 लाख लोगों के नाम SIR के जरिए चुनाव आयोग की ओर से निकाले जाने को लेकर वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, ठीक उसी दिन चुनाव आयोग ने उसी दिन को चुना अपना जवाब देने के लिए। तो ये जवाब चुनाव आयोग का था या फिर सरकार में कुछ लोग मौजूद थे जो चाहते थे कि उसी दिन इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाए ताकि ये = हो जाए। अब आप कहेंगे कि ज्ञानेश कुमार को लेकर, एक तो मैंने आपको तर्क दे दिया कि कैसे वो पहले ऐसे शख्स हैं जिन्हें चुना गया था इस पूरे मुद्दे को लेकर और इसलिए उनको लेकर सवाल उठाया जा रहा है। दूसरी बात आप समझिए, जो बयान उनकी ओर से रविवार को दिए गए वो हास्यास्पद थे, लेकिन क्या ये बयान जानबूझकर दिए गए? ये सवाल दर्शकों इसलिए उठता है क्योंकि कोई छोटा मोटा शख्स चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं बनाया जाता है, एक IAS अधिकारी होता है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ज्ञानेश कुमार जो होंगे उन्होंने UPSC की पढ़ाई की होगी, उन्होंने तमाम जगहों पर वो काम कर चुके हैं। बहरहाल आपको मैं यहाँ पर बता दूँ कि वो अमित शाह के जो होम डिपार्टमेंट है उससे जुड़े हुए थे, अमित शाह के करीबी थे। राम जन्मभूमि ट्रस्ट में भी उनका कहीं ना कहीं लेना देना था और उसके बाद प्रधानमंत्री और अमित शाह एक साथ मिलकर उन्हें चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाते हैं। और उसके बाद अगर वो ऐसा तर्क देते हैं कि हम 0 नंबर वहाँ पर लिखते हैं जिनका घर नहीं होता है, हम उन लोगों के नाम ABCDEFG लिखते हैं जिन्हें अपने माता पिता का नाम नहीं होता है, तो क्या ये बातें डाइजेस्ट होती हैं, हजम होती हैं? क्या इसे लेकर सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए? एक तरीके से तो ज्ञानेश कुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही उन दावों पर सवाल उठा दिया जहां पर वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री अपने तमाम योजनाओं के जरिए, हर घर योजना के जरिए लोगों को घर दे रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना के जरिए लोगों को घर दे रहे हैं। और ज्ञानेश कुमार कहते हैं कि ऐसे तमाम लोग मौजूद हैं जिनके पास घर नहीं है और इसलिए उनके इलेक्शन कमिश्नर जो हैं, उनका जो इलेक्शन ID है उसमें उनके घर के आगे 0 लिखते हैं।
जब इस तरह के बयान दिए जाएंगे और पत्रकारों की ओर से तमाम सवाल पूछने के बावजूद अगर ज्ञानेश कुमार की ओर से कोई जवाब नहीं दिया जाएगा तो क्या सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए दर्शकों? यही वो मुद्दे हैं जिसे लेकर सोमवार को एक बार फिर से विपक्ष ने ये बात साफ किया कि हमें ज्ञानेश कुमार की ओर से दिए गए तर्कों का हम समर्थन नहीं करते हैं, उसे लेकर हमें विश्वास नहीं है और कहीं ना कहीं विपक्ष के नेता इसके खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन लाने की बात कर रहे हैं। याद रखिए, विपक्ष आज से नहीं है, जब से इस देश में चुनाव हो रहे हैं तब से इस देश में तमाम लोग विपक्ष में रहे हुए हैं, लेकिन ये पहली बार है जब इतने बड़े पैमाने पर विपक्ष के नेता साथ में आ रहे हैं और चुनाव आयोग को लेकर और चुनावों की प्रक्रिया को लेकर उनकी ओर से सवाल उठाया जा रहा है। ये केवल बिहार चुनाव से पहले नहीं हो रहा है दर्शकों, महाराष्ट्र चुनाव के बाद हुआ था। तब भी राहुल गांधी ने संजय राउत और सुप्रिया सुले को साथ में लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बताया था कि कैसे 5 बजे के बाद अचानक से वोटिंग की संख्या बढ़ जाती है, कैसे उन 5 महीनों में लोकसभा से विधानसभा के बीच में इतने वोटर्स ऐड हो जाते हैं जो पिछले 5 साल में ऐड नहीं हुए। ये वो सवाल थे जिसका हमें लगा था कि जवाब मिलेगा, लेकिन जवाब ना देते हुए केवल 5-7 दिन में एफिडेविट साइन कीजिए या माफ़ी मांगिए, इस तरह के बयान दिए गए। तो ये जो बेतुकी बातें की गई जिसका कोई जवाब नहीं मिला है दर्शकों, उसके बाद चुनाव आयोग की निष्पक्षता को लेकर कहीं ना कहीं सवाल और उठने लगा है और इसलिए सोमवार को विपक्ष की ओर से आक्रामक तरीके से न केवल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, इशारों में ही बताया गया कि हो सकता है भविष्य में विपक्ष ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इम्पीचमेंट मोशन लाए और एक तरीके से सवाल उठाए इस पूरे चुनाव आयोग की प्रक्रिया को लेकर। ये महत्वपूर्ण होगा देखना कि विपक्ष की ओर से ये किया जाता है या नहीं, लेकिन रविवार के बाद सोमवार को एक बार फिर से विपक्ष ने ये बात मानी है और बताया है पूरे तमाम लोगों के मौजूदगी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कि हमें भरोसा नहीं है ज्ञानेश कुमार की ओर से जो बातें दी गई वो बातें निष्पक्ष चुनाव आयोग की कम और भारतीय जनता पार्टी की ज़्यादा लग रही थी। इसलिए सीसीटीवी फुटेज की बात की गई तो हमने चंडीगढ़ के बारे में आपको उदाहरण दे दिया। तमाम उदाहरण जो हमने आपको दिया है वो दर्शाता है कि कहीं ना कहीं विपक्ष इस मुद्दे को लेकर अब भी सवाल उठा रहा है और विपक्ष फिलहाल शांत होने के मूड में नज़र नहीं आ रहा। हमारी इस पर नज़र बनी रहेगी दर्शकों, लेकिन एक महत्वपूर्ण जो चीज़ें सामने आई है उसे हम आपके सामने पेश करते हुए इस वीडियो में हमने कोशिश की है। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। आगे भी इसमें जो डेवलपमेंट होंगे वो हम आपके सामने लाते रहेंगे, लेकिन एक महत्वपूर्ण पल है हमारे लोकतंत्र में, क्योंकि लोकतंत्र में सबसे पहली चीज़ जो आप करते हैं वो है वोट करके सरकार चुनते हैं। लेकिन अगर वोट चोरी हो रही है, फर्जी वोटर्स ऐड किए जा रहे हैं, 65 लाख लोगों के नाम को निकाला जा रहा है, तो ये लोकतंत्र पर हमला है और इसलिए विपक्ष की ओर से जब भी इसे लेकर कोई बड़ी कदम उठाया जाएगा उसकी जानकारी हम आपको हमारी इस वीडियो के ज़रिए देते रहेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक साझा करें ताकि उन्हें भी जो जानकारी है वो उन तक पहुंच सके। अगर इम्पीचमेंट मोशन होता है या नहीं, इस पर विपक्ष की रणनीति क्या होगी, नंबर्स कहां से लाएंगे, उस पर भी हमारी नज़र बनी रहेगी। लेकिन फिलहाल सोमवार को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और अब तक जो चीज़ें सामने आई है वो हमने आपके सामने पेश करने की कोशिश की है। मेरा नाम है सोहित मिश्रा, आप देख रहे हैं सोहित मिश्रा ऑफिशियल। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।